गुड आफ्टरनून। हमारा पहला जो चैप्टर था, इससे पहले वाला चैप्टर जो कि था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये ख़त्म हो चुका है। और अभी हम शुरू कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लिया। इसमें हम बात करने वाले हैं अलग अलग थियरम्स हैं जो कि बात करते हैं व्हाट मस्ट बी देयर इनसाइड द एटम, कि एटम के अंदर क्या हो सकता है। इसके बारे में खोज जब लोगों ने शुरू कर दी तो एक एक ने अपनी अपनी थियरी सामने रखी। जैसे हमने देखा है लाइट के मामले में कि लाइट में कैसा था कि सबसे पहले आया आपका न्यूटन ने बोला कि लाइट इज़ मेड अप ऑफ कॉर्पस्कल। फिर न्यूटन के बाद आया आपका हाइजन बोला लाइट इज़ मेड अप ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ लोग सामने आ गए। सबसे पहले जो ये बात कही है वो है डेमोक्रिटस नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा था कि एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम। इससे पहले भी, उनसे भी पहले हमारे यहाँ भी बताया गया था कि द पदार्थ जो है वो बहुत सूक्ष्म कणों से बना है। और वो ये जिसने कहा था ये उनका नाम था कणाद, वो ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगली बात करते हैं। फिर ये जो डेमोक्रिटस था उसने तो बस यही कहा था कि द मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। ये एटम्स नाम उसे नहीं दिया था। फिर आया आपका डाल्टन। तो डाल्टन ने फिर इसको थोड़ा सा आगे पुश किया, जो थियरी उन्होंने रखी थी डेमोक्रिटस ने। तो डाल्टन ने ये कहा कि भाई every matter is made up of very small particles called as atoms. These atoms are indestructibles, यानी इन एटम्स के और छोटे छोटे पार्ट्स हम नहीं कर सकते। ये किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। दूसरा उसका पॉइंट ये था, पहला पॉइंट क्या है कि एटम जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। इनडिस्ट्रक्टिबल यानी एटम के फर्दर हम कुछ छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। फिर दूसरा पॉइंट उसने ये कहा था, दूसरा पॉइंट उसका ये था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। यानी आप ले लो जैसे कि आयरन ले लो तो आयरन के सारे एटम्स सेम रहेंगे। कॉपर ले लो, कॉपर के सारे एटम्स सेम रहेंगे। यानी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विल बी आइडेंटिकल। और एक बात उसने कही थी तीसरी बात उसने ये कही थी कि दीज एटम्स कैन कंबाइन टू फॉर्म अनदर सब्सटेंस, जिससे हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, सो कंपाउंड फॉर्मेशन वगैरह वगैरह। तो ये 3 पॉइंट्स आपके डाल्टन ने कहे थे। डाल्टन के ऊपर ये एक क्वेश्चन आपको बन सकता है कि व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन रिगार्डिंग एटम, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में उसने कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि एटम के अंदर भी कुछ तो रहता है। फिर आपका नेक्स्ट जो थियरी रखी गई है वो रखी गई बाय जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ये जो है ये एक एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे थे। काम करते करते उनको एक ऐसा पता चला कि उनके एक्सपेरिमेंट में कैथोड होता है, कैनोड था, और कैथोड के पीछे से कुछ ऐसे ग्लो ऐसा, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे थे, तो उनको पता नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन्स है। बट उन्होंने ये देखा कि कैथोड के पीछे के कुछ पॉइंट जो है वो ग्लो कर रहे हैं और कुछ रेज ऐसे बाहर ऐसे उनको दिखाई दे रहा, बाहर आ रहा है ऐसा उनको दिखाई दिया। और उन्होंने बाद में इसके ऊपर स्टडी की तो उनको पता चला कि ये जो बाहर जो भी आ रहा है इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। तो उनको ये पता चला कि ये जो बाहर आ रहा है इसके ऊपर पक्का निगेटिव चार्ज होना चाहिए। और ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है उनको ये जो आपके जे थॉमसन है उन्होंने नाम दे दिया है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का पता चला। फिर धीरे धीरे उन्होंने ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि एटम इज़ बेसिकली अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, और ये पूरा स्फीयर जो है उसमें पूरी तरह से हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। उन्होंने ये कहा कि ये स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर नहीं आ सकता। तो बाहर क्या आ सकता है? बाहर आएंगे आपके ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो बाहर आ सकते हैं, क्योंकि कैथोड से जो बाहर आए वो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो पॉजिटिव चार्ज नहीं था। क्योंकि जो रेज बाहर आए रहे थे कैथोड से वो जो प्रॉपर्टीज़ बता रहे थे उनके हिसाब से ये दिखाई दिया कि वो उनके ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो जे थॉमसन साहब ने ये कहा कि भाई ये जो निगेटिव चार्ज है टोटल और ये जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है ये सेम है, और उसी के कारण आपका जो एटम है एज अ होल इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये कहा, किसने कहा? जे थॉमसन ने। और उसने ये कहा कि उसने
प्लम पुडिंग नाम का एक पदार्थ यहाँ पे कहा है कि इट इज़ जस्ट लाइक ए प्लम पुडिंग, ये ऐसा आपके बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक में दिया है। तो पॉजिटिव, इट इज़ अ स्फीयर and positive charge is spread throughout the sphere, but the positive charge cannot come out from the sphere. Only these negative charge particles they can come out from the sphere. ये कुछ पॉइंट्स थे जो जे थॉमसन ने कहे थे, पर बाद में फिर से कुछ और साइंटिस्ट सामने आए, जैसे आपका रुदरफोर्ड सामने आए। तो रुदरफोर्ड के साथ जो दो लोग काम कर रहे थे उनका भी नाम यहाँ पे दिया है, गीगर मार्सडन। गलती से मैंने पिछले एक लेक्चर में इन्हीं का नाम ले लिया था इंस्टेड ऑफ डेविसन जर्मर। तो ये गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट उन्होंने करवाया, रुदरफोर्ड के साथ ये दो लोग काम कर रहे थे। तो उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया। हाँ, जे थॉमसन का मॉडल ख़त्म हो गया, अब मैं अगले मॉडल की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो ये रुदरफोर्ड एंड गीगर मार्सडन ये लोग एक साथ काम कर रहे थे। तो रुदरफोर्ड के गाइडेंस में उन्होंने गीगर मार्सडन को कहा कि आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करो जिसमें हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो गीगर मार्सडन ने क्या किया उसे ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे यूँ पता चला कि गीगर मार्सडन ने एक सोर्स लिया जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे बाहर एमिट होंगे, और ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं दे वेर गाइडेड बाय सम कॉलिमेटिंग लेंसेज। कॉलिमेटिंग लेंसेज यानी दीज आर नथिंग बट सम इलेक्ट्रोड्स ओनली। ये निगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स रहेंगे विच विल फॉर्म अ लेंस टाइप स्ट्रक्चर। इसके डिटेल में नहीं जाना है। एक फोकस वो बनाएंगे कि ये जो बीम यहाँ से आ रही है, किसकी बीम आ रही है, अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो बीम यहाँ से बाहर आ रही है, इस बीम को फोकस करने का काम कौन करेंगे, ये कॉलिमेटिंग इलेक्ट्रोड्स। और यहाँ पे कॉलीमेटर ये नाम यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। तो ये जो बीम है ये जैसे बाहर आएगी तो ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो डूइंग अ जॉब ऑफ एक्सेलरेटर। ये एक्सेलरेट भी करेंगे अल्फ़ा पार्टिकल्स को सो दैट दे कैन हैव सफिशिएंट वेलोसिटी टू गिव प्रॉपर इम्पैक्ट। और यहाँ पे उन्होंने रख दिया एक गोल्ड फॉइल, ये ऐसे गोल्ड फॉइल यहाँ पे रख दी। और गोल्ड फॉइल रखने के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसा एक सेटअप बना दिया विच कैन ये जो एक स्लाइडर जैसा बनाया है, दिस कैन स्लाइड अलोंग द सर्कुलर पाथ लाइक दिस। ये ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे ग्लाइड करेगा अराउंड दिस फॉइल। ये जो है इट इज़ अल्फ़ा डिटेक्टर, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करेगा। जैसे आपको याद होगा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर था जिससे हमें पता चला कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक अल्फ़ा पार्टिकल्स का एक डिटेक्टर है जो ऐसे मूव हो सकता है अलोंग द सर्कुलर पाथ। अब पता क्या चला उनको, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। उनको ये ऐसा पता चला कि भाई ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है, so almost all alpha particles are able to penetrate the gold foil. Almost all alpha particles are able to penetrate the gold foil. और एक परसेंटेज उन्होंने बताया यहाँ पे, वो जो परसेंटेज है वो है कुछ इस तरह से, उसमें से सिर्फ 0.14% अल्फा पार्टिकल जो है दे वेर स्कैटर्ड बाय एंगल 0.1 डिग्री, यानी स्कैटरिंग हुआ है अल्फ़ा पार्टिकल्स के। इस तरह से अल्फ़ा पार्टिकल का स्कैटरिंग भी हुआ है, बट ये जो थीटा है ये कितना है 0.1 डिग्री, ये ऐसा वाला। और एक चीज़ उन्होंने कही कि 1 ऑफ द 8000 अल्फ़ा पार्टिकल्स, 8000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल जो है उसका स्कैटरिंग जो है वो बना है ग्रेटर दैन 90 डिग्री, यानी उसका जो डेविएशन हुआ है दैट इज़ ग्रेटर दैन 90 डिग्री। ये ऐसा भी, यानी ऐसा आया और ये ऐसे डेविएट हुआ। तो ये जो डेविएट होने वाले अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है या फिर ये जो स्कैटर होने वाले अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो बहुत कम है। और ऑलमोस्ट, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि ऑलमोस्ट ऑल अल्फ़ा पार्टिकल्स आर पेनिट्रेटिंग द गोल्ड फॉइल, कुछ उसमें से स्कैटर हो रहे हैं, बहुत कम। ये परसेंटेज से आपको पता चल जाएगा कि कितने कम हो रहे हैं। और ये तो रेशो तो बहुत ही कम है, इट इज़ 1 आउट ऑफ 8000 अल्फ़ा पार्टिकल्स दे आर स्कैटरिंग थ्रू एंगल ग्रेटर दैन 90 डिग्री।
और कुछ ऐसे भी अल्फ़ा पार्टिकल्स जिनका प्रमाण इससे भी बहुत कम है, वो डायरेक्टली 180 डिग्री से भी रिबाउंस हो गए, लेकिन ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स बहुत कम हैं। तो ये थे ऑब्जर्वेशंस ऑफ गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। ये किसके ऑब्जर्वेशन थे? गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। ये इन दोनों को किसने करने के लिए कहा था? रुदरफोर्ड ने करने के लिए कहा था। तो अब रुदरफोर्ड ने क्या किया, ये ऑब्जर्वेशन से उसने अपने कंक्लूजन्स बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहली बात है कि ऑल ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल, ऑलमोस्ट ऑल अल्फ़ा पार्टिकल्स, दे कैन पेनिट्रेट द गोल्ड फॉइल। तो आपके जो जे थॉमसन का जो मॉडल था वो तो ये कहता है कि ये पूरे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है। अगर जे थॉमसन का ये जो पोस्टुलेट है ये अगर करेक्ट होता, ये जे थॉमसन का पोस्टुलेट है, अगर ये करेक्ट होता तो क्या ये पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट कर पाते? बिल्कुल नहीं, वो तुरंत यहीं से रिपेल होके वापस जाते। ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो अगर ये ऐसा रहता तो सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स रिटर्न जाते, क्योंकि जे थॉमसन के हिसाब से ये पूरा स्फीयर जो है एटम का वो भरा पड़ा है पॉजिटिव चार्ज से। तो ये ऐसा तो दिखाई नहीं दिया। तो इससे ये कंक्लूजन हमें मिलता है कि जो एटम है उसमें बहुत सारी खाली जगह है, और ये जो खाली जगह है इसमें से वो अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो स्कैटर, आई मीन पेनिट्रेट हो रहे हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स आ तो रहे, सीधा जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, यानी यहाँ पे बहुत सारी जगह जो है वो खाली जगह है, यानी एटम्स के बीच में बहुत सारी जगह खाली है। अब बात करते हैं कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो जो थोड़े डेविएट हुए हैं, बहुत ही थोड़े डेविएट हुए हैं, और कुछ रिबाउंस भी हो गए। अब अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे टकरा के वापस आ रहा है, यानी देयर मस्ट बी सम हेवी, क्या कह सकते हैं उसे, हेवी पार्टिकल इनसाइड द एटम, जिसकी वजह से ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो वापस आ रहा है। और उस हेवी जगह को उसने नाम दिया है न्यूक्लियस। और उसका कहना ये है कि जो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स रिबाउंस होके वापस आ रहा है, इसका मतलब जो एटम का जो मास है वो पूरा का पूरा उस हेवी जगह पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है। उसने उस जगह को नाम दे दिया न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है उसमें लगभग 99.9% मास एटम का न्यूक्लियस में ही रहेगा। एटम का 99.9% मास जो है वो उस न्यूक्लियस में ही रहेगा। उसी की वजह से तो रिबाउंस होके वापस आ गए, टकरा के, यानी बेसिकली रिपल्शन ही वहाँ पे हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस भी हमें पता है कि ये अब रिपल्शन है। इसी से उसने और एक कंक्लूजन बनाया कि यार वो रिपेल होके वापस आ रहा है, टकरा के वापस आ रहा है, टकरा के वापस आ रहा है, इसका मतलब दैट पॉइंट मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो फिर रुदरफोर्ड ने ये कहा कि दैट न्यूक्लियस दैट मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज, और जो कि आपका अल्फ़ा पार्टिकल उसे हिला नहीं रहा है, उससे टकरा के वापस आ रहा है, यानी उस एटम का जो पूरा मास है वो पूरा मास जो है पूरा, यानी ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं पूरा, क्योंकि वो बोल रहा है कि 99.99% है। सो दैट कंप्लीट मास इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, मास ऑफ एटम, और वो पॉजिटिवली चार्ज भी होना चाहिए, तभी तो वो रिबाउंस होके वापस आएगा। तो इन सारी चीज़ों से एक तो पता चल गया कि बहुत सारी खाली जगह है, और जो छोटा सा न्यूक्लियस है एटम का जिसको टकरा के आपकी कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटर या रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होने चाहिए, और सारा मास जो है वो उसी में चाहिए। तो जो बाकी खाली जगह उसमें क्या है, तो ये जो बाकी खाली जगह है उसमें बस आपके इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज भी चाहिए, क्योंकि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो उन्होंने ये कहा, रुदरफोर्ड ने ये कहा कि ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उसके सराउंडिंग में कुछ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो रिवॉल्व हो रहे हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब उसने कब देखी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, स्टेशनरी क्यों नहीं है? अगर ये आपका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ऐसे यहीं पे मान लो स्टेशनरी है, एज्यूम करो कि स्टेशनरी, अगर स्टेशनरी है तो वो सीधा नीचे आ जाएगा, वो घूमेगा क्यों? आई मीन घूम नहीं रहा है। इन दैट केस अगर वो इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो स्टेशनरी यहाँ पे अगर मान लो एज्यूम करो कि यही है, तो इलेक्ट्रॉन विल कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस, और आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो बचेगा ही नहीं, यानी एटम रहेगा ही नहीं वहाँ पे। तो बट ऐसा नहीं होता।
हम देख सकते हैं कि हर जगह पे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है वो पूरे के पूरे स्टेबल है। ये पेन प्लास्टिक है तो ये प्लास्टिक है, बाद में ये थोड़े कन्वर्ट होकर रबर में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल एटॉमिक स्ट्रक्चर्स आर स्टेबल, और स्टेबल है इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कांस्टेंट है, वो तो कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स मस्ट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि रिवॉल्व होंगे तभी तो वो न्यूक्लियस से दूर रहेंगे, और अगर स्टेशनरी है तो वो सीधा सीधा भाई अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। तो रिवॉल्व होंगे तभी तो वो उस ऑर्बिट में स्टेबल रहेंगे। यही कारण है कि उसने बताया कि द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये कुछ बातें थी। फिर उसने और एक चीज़ शायद कही है कि नहीं, ये इतना ही उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। जैसे उसने एक एग्जांपल दिया सोलर सिस्टम का, तो सोलर सिस्टम में जैसे प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो बिकॉज ऑफ दैट मोशन ओनली ऑल प्लैनेट्स आर स्टेबल इन देयर ओन ऑर्बिट्स। ऑर्बिट थोड़ी भी कम ज़्यादा हो गई तो प्लैनेट वो घूम नहीं पाएगा और धीरे 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 वो आपके सन की तरफ जाने लगेगा और एक बार वो गिर जाएगा, उस पूरे के पूरे सूरज में वो डूब जाएगा। बट ये सर्कुलर मोशन है, उसकी वजह से ये पॉसिबल है कि हर एक प्लैनेट की जो ऑर्बिट है वो स्टेबल है। सो ये था डिस्कशन रिगार्डिंग रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जिसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब बात करते हैं कुछ ड्रॉबैक्स की। तो डिफ़िकल्टीज विथ रुदरफोर्ड मॉडल, तो सबसे मेन डिफ़िकल्टी ऐसी थी कि एक भाई मैक्सवेल का इक्वेशन है जो शायद हमने नहीं पढ़ा है, और ये जो मैक्सवेल का इक्वेशन है उसके हिसाब से, अब देखो ये थियरी आपने सुनी नहीं है, बस इसे याद रखना कि थियरी क्या है, क्या है मैक्सवेल का इक्वेशन। तो वो ये इक्वेशन ये कहता है, ये थियरी ये कहती है, इसे कहते हैं क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इसे कहते हैं क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। इस थियरी के हिसाब से क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। इस थियरी के हिसाब से अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल एक्सिलरेटेड मोशन में है, कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड मोशन में है, इन दैट केस वो जो चार्ज पार्टिकल है इट विल रेडिएट सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसा कौन कहता है? क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन। ये थियरी के बारे में हमने कुछ पढ़ा नहीं है और लेट इट बी एज इट इज़। बस ये थियरी क्या कहती है इसे आप याद रखना कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल इफ इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन, इफ इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन, इन दैट केस वो जो चार्ज पार्टिकल है इट विल रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलो ये बात समझ गई, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुछ ऐसा है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इफ इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है? यस, सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। भले ही उसका स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, पर उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, सो दिस इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज्ड पार्टिकल है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, मस्ट रेडिएट सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एनर्जी रेडिएट कर देगा तो उस इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी कम हो जाएगी और धीरे 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 ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस में गिर जाएगा क्योंकि उसके पास एनर्जी ही नहीं है। तो ये था डिस्कशन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियरी ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। परंतु ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है और इसी का एक्सप्लेनेशन जो है वो आपका रुदरफोर्ड नहीं दे पाया। एज वेल एज रुदरफोर्ड ये भी नहीं बोल पाया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसकी रेडियस क्या रहेगी, कौन सी रेडियस में कितनी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होंगे, कितने, यानी बेसिकली रेडियस के बारे में डाउट आया लोगों को कि भाई उसकी रेडियस कितनी रहेगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे। हाँ, बस उसने ये कहा कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है उसकी जो साइज़ है वो इट इज़ 10⁵
टाइम्स लेस देन साइज ऑफ एटम, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि साइज ऑफ एटम इज 10⁵ टाइम्स साइज ऑफ न्यूक्लियस। यानी आप दोनों की साइज में कंपैरिजन आप कर सकते हो। नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। एज्यूम करो एक फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल स्टैंडर्ड ग्राउंड जो है वो फुटबॉल ग्राउंड है, और उस ग्राउंड में आपने एक फुटबॉल रख दिया बीच में, तो वो जो फुटबॉल है दैट इज़ योर न्यूक्लियस, और बाकी बचा जो फुटबॉल ग्राउंड है दैट इज़ योर एटम। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी खाली जगह होती है न्यूक्लियस में, सॉरी एटम में। तो ये कंपैरिजन आपको शायद से समझ में आ गया होगा। सो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अराउंड 10⁻⁻15 मीटर, साइज ऑफ न्यूक्लियस। और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी शायद हमें आगे करने, एक फॉर्मूला है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते, तो वो भी हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो ये थे कुछ ड्रॉबैक्स रिगार्डिंग रुदरफोर्ड मॉडल। फिर से बता रहा हूँ क्या ड्रॉबैक्स है। आपके रुदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, बराबर है, वो पॉइंट गलत नहीं है। पर लोगों ने ये सवाल उठाया कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है यानी दैट इज़ एक्सिलरेटेड मोशन। अगर वो एक्सिलरेटेड मोशन है तो इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो उसकी एनर्जी धीरे 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 कम होनी चाहिए, और अगर उसकी एनर्जी कम होती है तो वो उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, और स्पीड कम हो गई तो वो धीरे 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 करके आपके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और आपका फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे मैंने कहा कि ये पेन प्लास्टिक का है, ये बाद में रबर का नहीं बनेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर इज़ वेरी स्टेबल, हर जगह पे एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टेबल है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपका रुदरफोर्ड नहीं दे पाया। रुदरफोर्ड इवन ये भी नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की रेडियस कितनी रहेगी। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स दिखाई दिए। कुछ और थोड़े हायर लेवल के मैं बता देता हूँ पॉइंट्स, वो क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे धीरे धीरे गिर रहा है तो उसकी रेडियस यानी उसकी एनर्जी कम हो रही है, तो इट शुड एमिट, वो जो रेडिएशंस एमिट करेगा दे शुड हैव एनर्जी कम हो रही, तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, सॉरी डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, यानी वेवलेंथ बढ़ती जानी चाहिए। जो रेडिएशंस वो एमिट करेगा उसकी एनर्जी कम हो रही है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो जो रेडिएशंस बाहर आएंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसकी जो वेवलेंथ है वो धीरे धीरे बढ़नी चाहिए, क्योंकि एनर्जी कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। एच न्यू याद करो, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, तो वेवलेंथ बढ़नी चाहिए। बट ऐसा कोई भी इंक्रीज इन वेवलेंथ फ्रॉम द एटम हमें मिला नहीं। तो इनके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन आपका रुदरफोर्ड नहीं दे पाया। बट हालांकि रुदरफोर्ड का मॉडल जो है वो एक बेंचमार्क सेट करके गया कि भाई ये ऐसा है, इतना मैंने बता दिया है, आगे का आप देख लो। तो ठीक है, तो आगे आए आपके बोहर। सो नेक्स्ट इज़ बोहर्स मॉडल। और उससे पहले ना उन्होंने एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात की है। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है इसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। सो देखो क्या होता है कि वेन एवर यू हीट एनी ऑब्जेक्ट, जैसे आपने एक एटम को हीट कर दिया, ये न्यूक्लियस है और ये उसके ऑर्बिट्स है, तो जैसे ही आप किसी एटम को हीट करते हो, इन दैट केस सम इलेक्ट्रॉन्स दे गेन एडिशनल एनर्जी, और ये इलेक्ट्रॉन जो है दे जम्प टू हायर एनर्जी ऑर्बिट्स, वो जाते हैं हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में। जब ये हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में जाते हैं तो वो वहाँ पे स्टेबल नहीं रहते, बिल्कुल स्टेबल नहीं रहते, तो वो हार्डली फॉर द टाइम ऑफ 10⁻⁻8 सेकंड्स तक वहाँ पे रह सकते हैं। 10⁻⁻8 सेकंड्स तक ही वो वहाँ पे रहते हैं और वापस से नीचे आ जाते हैं। बट वापस से नीचे आएंगे तो जो उनके पास आई हुई एडिशनल एनर्जी है उसका क्या करेंगे? सो दैट एडिशनल एनर्जी इज़ रेडिएटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, या फिर हम कह सकते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो रेडिएशंस बाहर आते हैं, ये रेडिएशंस का स्टडी किया गया और बेसिकली वहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में उन्होंने बात की है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बोहर्स मॉडल जो है दैट इज़ मोस्टली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एटम, और हायर एटम्स के लिए फिर बाकी भी थियरी है। हाँ, यहाँ पे बोहर्स एटम जो है, बोहर्स मॉडल स्ट्रक्चर जो है वो उन्होंने बाकी एटम्स को भी अप्लाई किया है, बट पहले वाली बुक्स में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बताऊंगा कहाँ पे वो एडिशन उन्होंने की है, वो जैसे वो पॉइंट डिस्कस करेंगे हम देख लेंगे कहाँ पे। हाँ जी, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो टॉपिक यहाँ पे दिया है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है? सो वेन एवर इलेक्ट्रॉन्स आर रादर द गैस इज हीटेड,
सो गैस इज हीटेड, दैट मीन्स यू आर गिविंग सम हीट एनर्जी। वो हीट एनर्जी आपके गैस के एटम्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं। दे गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल, बट यहाँ पे उनका चलता नहीं है, वहाँ पे वो बिल्कुल स्टेबल नहीं रहते, तो वो वापस से नीचे आ जाते हैं। और वाइल दे कमिंग डाउन टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, जो उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी मिली है, दे रेडिएट दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो वेव्स हैं ये कैच की गई, ये देखा गया, स्टडी किया गया कि ये एग्जैक्टली कौन सी वेव्स हैं। और बेसिकली उनको पता चला कि स्पेशली फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में उनको जो वेव्स मिली है वो उनको मिली है 410 नैनोमीटर, 435 है शायद वहाँ पे, यस 434 है, 434 नैनोमीटर और 486 नैनोमीटर। ये ऐसी कुछ वेवलेंथ उनको मिली, उन्होंने ये वेवलेंथ निकाल ली कि ये वेवलेंथ हमें मिल रही है, बाकी वेवलेंथ हमें मिल नहीं रही है। तो इसका भी कारण हमको ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन सी वेवलेंथ है, क्या कौन सी सीरीज़ है। हालांकि एटॉमिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा का मतलब है दीज वेवलेंथ्स, सेट ऑफ वेवलेंथ्स, सेट ऑफ वेवलेंथ्स इज कॉल्ड एज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये जो सेट ऑफ वेवलेंथ्स आपको मिल रही है बाय एक्साइटिंग पर्टिकुलर एटम या फिर बाय एक्साइटिंग पर्टिकुलर गैस, तो ये जो वेवलेंथ्स है इसे हम कहते हैं सेट ऑफ वेवलेंथ्स, इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रा या फिर स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रा यानी प्लूरल है स्पेक्ट्रम का। तो ये था डिस्कशन, बट इसकी थियरी ना वो हम जब बोहर्स मॉडल पढ़ेंगे, क्योंकि एक इक्वेशन भी दे दिया उन्होंने, यहीं पे वो इक्वेशन दे दिया, बट वो आया कहाँ से वो हमें पता चलेगा जब हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा डेमेट्रिकस का सिद्धांत, यानी उसके एक बस पोस्टुलेट बोल दिया कि भाई ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम, बस इतना ही बोल दिया। फिर आगे आया आपका डाल्टन ने वो 3 पॉइंट्स बोले हैं, वो 3 पॉइंट्स आप याद रखो, शायद हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में वो आ सकेंगे। फिर डाल्टन के बाद आया आपका जे जे थॉमसन ने ये एटॉमिक मॉडल बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरी तरह से एटम में भरा पड़ा रहता है, बट वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम से बाहर नहीं आ सकता, और सिर्फ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल वो एटम से बाहर आ सकते हैं। ये किसका मॉडल था? जे जे थॉमसन का। प्लम पुडिंग, ये नाम याद रखना, आपकी बुक में है, देख लेना बाद में। और उसके बाद जो है, बट ये सारे मॉडल्स इतने सक्सेसफुल नहीं थे। ये ख़ास करके ये ये थॉमसन वाला जो मॉडल है ये बात नहीं बता पाता कि यार ये अल्फ़ा पार्टिकल, अगर ये पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है तो अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से पेनिट्रेट क्यों कर रहे हैं, और वो भी मोर देन 90% अल्फ़ा पार्टिकल्स आर पेनिट्रेटिंग योर गोल्ड फॉइल, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट करेक्ट एजम्पशन। तो फिर उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट के बाद रुदरफोर्ड ने अपना मॉडल रखा विच हैज़ अ सेट इट्स ओन बेंचमार्क, कि उसने कहा कि हाँ ये इतना मैं बता सकता हूँ, आगे का आप देख लो। तो वो देखने के लिए आ गए आपके बोहर साहब। तो ये बोहर ने क्या कहा देखो अभी, बोहर्स एटॉमिक मॉडल नेक्स्ट। हाँ जी, ये स्पेक्ट्रम वाला जो पार्ट है वो मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया है, इसको आपको अच्छी तरीके से ये आप तभी समझ पाओगे जब आप बोहर्स मॉडल देखोगे। पता नहीं पहली वाली बुक में ऐसा कुछ था नहीं, ये जैसे आप बोहर्स मॉडल पढ़ते हैं उसके बाद वो शुरू करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया। ठीक है, कुछ लाइंस वहाँ पे दिखाई दे रही है, ऐसी कुछ लाइंस हैं, ऐसा आपको दिखाई देगा कि ये ऐसा एक डायग्राम है और यहाँ पे कुछ ऐसी लाइंस दिखाई दे रही है। तो ये लाइंस क्या है, बेसिकली ये भी बता देता हूँ, उन्होंने बता दिया है। वैसे उन्होंने क्या किया कि ये जो वेवलेंस बाहर आ रही है, दे हैव पास्ड दिस वेवलेंस थ्रू अ प्रिज्म। और जब वाइट लाइट प्रिज्म से पास होता है तो क्या होता है, व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू प्रिज्म द वाइट लाइट इज डिस्पर्स इनटू 7 कलर्स। तो उसी प्रकार से ये जो रेडिएशंस है, ये जो बाहर आ रहे हैं, तो उनको ऐसा पता चला कि देर आर सम विजिबल वेवलेंस कमिंग आउट थ्रू द प्रिज्म। और ये वेवलेंस कौन एमिट कर रहा है, ये एटम। सो ये वेवलेंस उनको मिली। ये पिक्चर जो वहाँ पे दिखा है आपके टेक्स्ट बुक में, मैं बात कर सकता हूँ फिगर 15.2। तो ये वेवलेंस, ये एक वेवलेंथ उनको मिली, यानी एक कलर, वेवलेंथ यानी बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स कलर। तो यहाँ पे एक कलर उनको मिला, यहाँ पे एक कलर मिला, ये कलर मिला, ये कलर मिला, तो ये अलग अलग कलर्स उनको मिले।
तो वाई वी आर गेटिंग डिफरेंट कलर्स, क्योंकि एटम तो एक ही है तो हमें एक ही कलर मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है और वही इलेक्ट्रॉन, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है तो ये यहाँ से यहाँ वापस आएगा, तो ये एनर्जी डिफरेंस और ये एनर्जी डिफरेंस ये सेम नहीं रहेगा, ये एनर्जी डिफरेंस अलग रहेगा। सो एच न्यू जो है ये अलग अलग रहेगा। तो एच न्यू यानी एच सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा आपका अलग अलग रहेगा, यानी आपकी वेवलेंथ भी यहाँ पे अलग अलग रहेगी। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग डिफरेंट वेवलेंथ। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डायरेक्ट इधर जाएगा, वापस से इधर आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग मल्टीपल वेवलेंथ्स। और ये मल्टीपल वेवलेंथ्स के कुछ क्लासिफिकेशन है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, फंड सीरीज, ये भी हमें पढ़ना है ऑफ कोर्स आफ्टर द बोहर्स मॉडल। नेक्स्ट क्लास में हमने आज कुछ बेसिक मॉडल्स देख लिए हैं, एटॉमिक मॉडल, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सप्लेन रुदरफोर्ड्स मॉडल एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड्स मॉडल, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, रादर व्हाट इज डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। सो गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, पढ़ो इसे अच्छे से। कोई डाउट है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अभी के लिए बस इतना ही।